बहुत सारी चीजों में समाज ने बंटवारा कर रखा है कि ये काम तो पुरुष करेंगे और ये काम महिलाएं करेंगी। लेखनी की जब बात आती है, लिखने की बात आती है, तो उसमें हमेशा कि अरे लड़कियां कहाँ उतना अच्छा लिख पाएंगी, इनकी कहाँ अभी इतनी अच्छी सोच होगी। इनसे तो मुझे लगता है शायद आप भी दो चार हुई होंगी जब आपने लिखने का सोचा होगा। आपके जीवन में फिर कैसे हुआ कि सपोर्ट मिला कि नहीं आप लिख सकते हो, आप अच्छा लिख रहे हो? क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो बहुत जरूरी है कि सामने वाला आप पर कॉन्फिडेंस दिखाए, क्योंकि आपका खुद का कॉन्फिडेंस उस वक्त हिला हुआ होता है। जैसे आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, वैसे ही मैं मानती हूँ कि लेखक का कोई जेंडर नहीं होता है, राइटिंग का कोई जेंडर नहीं होता है। ये अलग बात है कि स्त्रियों की आज भी अधिकांश स्त्रियां हैं, उनको वो आजादी नहीं मिल पाती, वो दुनिया की समझ नहीं मिल पाती है। हमने भी जब दुनिया को देखना समझना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मेरे जो कंटेम्प्रेरी लोग थे, लड़के थे, उनसे काफी लेट शुरू किया, क्योंकि हमें घर में पाला जाता है एक सेफ माहौल में, इससे बात मत करो, उससे मत करो, निकलने का समय होता है, शायद उतनी समझ दुनिया की नहीं आ पाती। लेकिन जब हम फील्ड में निकलते हैं, कोई जॉब करते हैं, तब वो चीजें हम जानना शुरू करते हैं जो शायद हमारे साथ के जो लड़के हैं वो 12-13 साल की उम्र से सीख जाते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि अच्छे लेखन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अनुभव हो, आपके पास संवेदनशीलता हो, आपके पास एक दृष्टि हो मानवीय संवेदनाओं को पकड़ने की, अपने आसपास जो चल रहा है उसे पकड़ने की। तो अगर वो दृष्टि आप पे है तो कभी आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये लेखन स्त्री का है या पुरुष का। लेखन का जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने समाज में, अपने आसपास चल रही घटनाओं को लेखनीबद्ध करे और नए विचार समाज को दे, ताकि जो भी पुरानी परंपराएं चल रही हैं, हर परंपरा को बदलाव की जरूरत होती है एक समय के बाद, और ये काम हमेशा एक लेखक करता है, आज के समय में नहीं। जो आज हम आजादी मना रहे हैं, उस आजादी में हमारी जो पुरखिने हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो एक समय था जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, तो केवल भारतीय महिला नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं ने संघर्ष किया है और आज यहाँ तक आए हैं कि हम मंच पर अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है और सबको, अगर लड़कियों को भी उतना ही एक्सपोजर मिले, क्योंकि किसी तरह से वो कम नहीं होती हैं, ना मानसिक शक्तियों में ना शारीरिक शक्तियों में। ये अलग बात है कि जिसको माहौल वैसा मिलेगा, जिसकी परवरिश अलग होगी, तो उसका एक्सपोजर अलग होगा। उसके अलावा जो पहले बात हो रही थी, तो उस पर मैं बढ़ाना चाहूंगी कि मोहब्बत हो तो दीवानगी हो, मोहब्बत हो तो दीवानगी हो, टुकड़ों में तो आशिक बहुत मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि टुकड़ों में आशिकी करते हैं, चाहे वो काम से हो, चाहे प्यार से हो, चाहे अपनी फैमिली में हो। हम सबको थोड़ा थोड़ा जानना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम बहुत लोगों को जान लें। और वही मैं रत्नेश्वर सर की बात से भी सहमत हूं कि सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। तो हम खुद से भी टुकड़ों में मोहब्बत करते हैं, हम खुद को पूरी तरह नहीं जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले खुद को जानें, खुद से भरपूर मोहब्बत करें, और जो इंसान खुद से बहुत प्यार करता है, लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वो लोगों को बहुत प्यार करता है। तो ये दीवानगी जरूरी है, चाहे वो अपने काम के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, जो भी हो, पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से हो। ये नहीं कि काम चल रहा है तो बस ठीक है, तो फिर उसमें आपको खुशी भी नहीं मिलती है, उसमें आपको उतना मजा भी नहीं आता। रत्नेश्वर जी, क्योंकि हम जिस तरीके से प्यार से हमने शुरू करते हुए, अब हम जरा 32,000 साल पहले चले। ये जो आपने लिखा, ये क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं, उनको जोड़ा जा रहा है, इसको लिखने के पीछे आपकी इच्छा या मंशा क्या रही थी? हम लोग ये सोचते रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बनाई है। अभी बहुत सारी बातें हुई, स्त्री विमर्श पर भी बात हुई, प्रेम पर भी बात हुई। तो 32,000 साल पहले जब मैं जाता हूं तो ये पाता हूं कि ये जो आज की सांस्कृतिक दुनिया है, ये स्त्रियों ने बनाई। अगर उन स्त्रियों ने
जैसे दुनिया की पहली किस्सा गो एक स्त्री, बूढ़ी स्त्री औरत थी। हम आज कहानीकार भले पुरुष हैं, लेकिन पहली स्त्री ही थी जिसने किस्सा सुनाया था। तो ये जो सुंदर सी दुनिया आपको दिखती है, ये पूरा का पूरा, इसको सुंदर बनाने में स्त्रियों की भूमिका है। इसके लिए मैंने उस समय का इस्तेमाल किया और विज्ञान का इस्तेमाल किया कि मैं ये बता सकूं कि दरअसल हजारों हजारों साल पहले से जो संस्कृति थी, जिसको हम भूल गए हैं, जो समुद्र में चला गया, जो बर्फ में ढक गया, वहां क्या स्थिति थी, ये मैं बताना चाहता हूं। उसके माध्यम से आज के समय को दिखाना चाहता हूं कि हम कहां खड़े हैं, वो क्या था। तो ये एक बात। दूसरा, उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं 32,000 साल पहले कि पहली बार एक स्त्री और एक पुरुष में जो व्यापार हुआ था वो क्या था, पहला प्रेम जो हुआ था वो क्या था, कैसा था, पहली बार नृत्य हमने किया था वो कैसा था। तो हम जो आज जहां खड़े अपने आप को पाते हैं, इसका सब कुछ बीजारोपण हजारों हजारों साल पहले, जो कि कुछ अवशेष मिले, जिसके आधार पर मैंने यह उपन्यास लिखा गल्फ ऑफ खंबात में, जिसमें ये बताया गया, कुछ भारतीय और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि ये सामान जो मिले ये 32,000 साल पुराना हो सकता है। तो बस वही हमारे लिए काफी था। और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के पुरातत्ववेत्ताओं को, वैज्ञानिकों को मैंने पढ़ा, उसका रिसर्च पेपर पढ़ा, ढूंढा, खोजा, और फिर उसके आधार पर मैं उन बातों को सामने लाया जो 32,000 साल पहले हो चुका है। और उसको भी कहने के लिए मैंने फिजिक्स का सहारा लिया, क्योंकि जो भी आज हम लोग जिस जगह पर बैठकर बातें कर रहे हैं, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, ये सब ऊर्जा है। जो हम सब के मुंह से निकल रहे हैं वो सब ऊर्जा है। और फिजिक्स के कारण, फिजिक्स ये कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। तो ये जो ध्वनियां हैं ये कभी खत्म नहीं होती। जो मैं अभी बोल रहा हूं ये कभी खत्म नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, शब्द ब्रह्म होता है। तो फिजिक्स भी कहता है कि चूंकि 0 पॉइंट फील्ड में ये ध्वनियां संग्रहित हैं, और एक क्रोनोवाइजर वैज्ञानिक हुए अमेरिका के, जिन्होंने ये बताया कि आप उन ध्वनियों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उस दृश्य को देख भी सकते हैं और ध्वनियों को सुन भी सकते हैं। तो उसके आधार पर मैंने 32,000 साल पुरानी कहानी कहने की कोशिश की, और मैं वहां ले जाने का प्रयास किया जहां आप देख सकें। और प्रेम और मोहब्बत, उस पर मैं 4 पंक्ति बोल करके बात अपनी। कागज के उस पटल पर जब मेरी नजर पड़ी थी, उकर आई थी सूरत, वो दिखने लगी थी, उसका चेहरा मेरे चेहरे में यूं आ मिला था उसी का वो चेहरा, पर मैं दिख रहा था। वाह, क्या बात, बहुत खूब सर, बहुत खूब।